हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। जैसा आप सभी को पता है कि हम लोग का डेली प्रैक्टिस सेट चलता है। जो हमारे पुराने बच्चे हैं उन्हें पता है कि प्रैक्टिस सेट कैसे करना है। जो नए बच्चे उन्हें बता देना चाहते हैं कि आप सभी एक पेन और कॉपी लेकर बैठा करिए जब हम प्रैक्टिस सेट कराएं, ठीक है। और आप नंबरिंग किया करिए जैसे हम 46 से पढ़ा रहे हैं। इसके पहले वाली वीडियो आपको प्रोवाइड कर दी गई है, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर 46, 47, 48 इस तरीके से आप नंबरिंग करिए। नंबरिंग करने के बाद हम यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप अपने से उत्तर दिया करिए। जैसे हमने क्वेश्चन पढ़ा, आपने अपने से उत्तर कोई दे दिया, मान लीजिए बी दे दिया। अब हम उत्तर जब बताएंगे, अगर आपका सही होता है सही करिए, गलत होता है तो गलत करिए। लास्ट में आप काउंट करिए कि आपने कितना नंबर गेन किया है, ठीक है। तो चलिए आज हम 46 से स्टार्ट करते हैं। आप सभी को जैसा कि पता है हम 2011, 12, 13 इस तरीके से क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर को सॉल्व करा रहे हैं। और आप सभी प्रीवियस ईयर के पेपर को ऐसे सॉल्व करिएगा और हम 2024 तक लेकर चलेंगे। तो क्वेश्चन हमारा है कि पुस्तक सामाजिक व राजनैतिक जीवन भाग 2 अन्य पद्धतियों के साथ साथ निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन पद्धति का समर्थन करती है? ऑप्शन ए है सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा मूल्यांकन, ऑप्शन बी है लिखित परीक्षाएं, ऑप्शन सी है खुली पुस्तकों द्वारा अभ्यास हल करवाना, ऑप्शन डी है कि निजी साक्षात्कार। तो उत्तर दीजिए क्या होगा आप सभी। देखिए सबसे पहले आप सभी क्या किया करिए कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करिए। क्वेश्चन आंसर देने से पहले आप क्वेश्चन को 2 बार ध्यान से देख लिया करिए, पढ़ लिया करिए। उसके बाद आपको ऑप्शन आराम से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है, देखिए इसमें कि पुस्तक सामाजिक व राजनैतिक जीवन भाग 2, ठीक है, अन्य पद्धति के साथ साथ निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन पद्धति का समर्थन करती है। मतलब अन्य पद्धति के साथ साथ वो मूल्यांकन पद्धति का भी समर्थन करती है। तो इनमें से कौन सा मूल्यांकन पद्धति है वो आपको बताना है। तो चलिए यहाँ पर जो हमारा उत्तर होगा हम देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा कि खुली पुस्तकों द्वारा अभ्यास हल करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन आपका है कि शिक्षा बिना बोझ के 1993 यह अनुशंसित करता है कि सामाजिक विज्ञानों में अधिगम को, ऑप्शन ए है व्यवसाय को लिए प्रासंगिक कुशलताओं का विकास करना चाहिए, ऑप्शन बी है विकासात्मक मुद्दों को उद्घाटित करने के लिए ज्ञान मीमांसी रूपरेखा का लगातार अनुपालन करना चाहिए, ऑप्शन सी है कि महत्वपूर्ण सूचनाओं के संधारण करने में सहायता करनी चाहिए, ऑप्शन डी है कि सामाजिक राजनीतिक वास्तविकताओं का विश्लेषण करने हेतु संकल्पनाओं और योग्यताओं के विकास को बढ़ावा देना चाहिए। तो उत्तर बताइए क्या होगा आप सभी। क्वेश्चन को फिर से ध्यान से देखिएगा। शिक्षा बिना बोझ के 1993 क्या अनुशंसित करता है। तो देखिए जो हमारा शिक्षा बिना बोझ के 1993 है वो अनुशंसित करता है किसमें, सामाजिक विज्ञान के अधिगम को। तो क्या अनुशंसित करता है इसमें, वो अनुशंसित करता है कि सामाजिक राजनैतिक वास्तविक और विश्लेषण करने हेतु संकल्पनाओं और योग्यताओं के विकास को क्या है, बढ़ावा देना। देखिए किसी चीज को विकास को बढ़ावा देना ये हमारा पॉजिटिव वर्ड में जाएगा। क्वेश्चन जब भी आपका यहाँ पर देखिए जब आप पेडागोजी पढ़ते हैं तो पेडागोजी में आपको एक हम ट्रिक बता दे रहे हैं। एक सेकेंड, ये चल क्यों नहीं रहा है पेन। चलिए, तो पेडागोजी में क्या होता है, अगर क्वेश्चन निगेटिव है तो उत्तर भी आपका निगेटिव होगा, क्वेश्चन पॉजिटिव है तो उत्तर भी आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही करिएगा। यहाँ पर नहीं तरीके का कोई शब्द नहीं दिया है, क्वेश्चन क्या है, पॉजिटिव है, तो उत्तर भी आपका क्या सही होगा, पॉजिटिव सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन आपका है कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र है। ऑप्शन ए है कि बच्चों के अनुभवों, उनके विचारों और उनकी सक्रिय सहभागिता को प्राथमिकता देना, ऑप्शन बी है व्यक्तिगत ध्यान को सुनिश्चित करने के लिए छोटे शिशु देखभाल केंद्रों पर बच्चों को पढ़ाना, ऑप्शन सी है बच्चे की इच्छा अनुसार शिक्षण, और ऑप्शन डी है कि शिक्षक बच्चों के गोल घेरे में बीच में खड़ा होकर संकल्पनाओं को स्पष्ट करता है। देखिए बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र के बारे में आपको बताना है। बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब क्या होता है, जो बच्चे के अनुसार शिक्षा चलती है उसी को हम क्या कहते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा। उत्तर दीजिए क्या होगा।
देखिए, जैसे हमने आपको बता दिया, बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब होता है कि बच्चे द्वारा मतलब बच्चे के हिसाब से जो शिक्षा दी जाती है, उसी को हम क्या करते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा कहते हैं। देखिए क्या होता है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए सही करिएगा कि बच्चों के अनुभव, उनके विचार और उनकी सक्रिय सहभागिता को प्राथमिकता देना। देखिए सक्रिय सहभागिता, ये हमारा क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। जैसे ये आता है, हमें हल्का हल्का लग जाता है कि हम अपने आंसर की साइड पहुंच रहे हैं। ठीक है। बाकी यहाँ पर है कि व्यक्ति को सुनिश्चित करने के लिए छोटे शिशु देखभाल केंद्र पर बच्चों को पढ़ाना, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, गलत हो जाएंगी। बाकी यहाँ पर हमें क्या मिला, देखिए सक्रिय सहभागिता जहाँ मिल गया आंसर में, वो समझिए हमारा पॉजिटिव है। क्वेश्चन हमारा पॉजिटिव है तो उत्तर भी हमारा पॉजिटिव ही सही होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही कर दीजिएगा। देखिए हम आपको पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड बताते चल रहे हैं ताकि आपको पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड याद होते चले। ठीक है। क्वेश्चन आपका है कि सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन ए है, यह विश्वसनीय प्रतिपुष्टि फीडबैक उपलब्ध कराना कि सीमा तक शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है। ऑप्शन बी, शिक्षार्थियों द्वारा मानविकी में सफल जीवन वृत्ति को आगे बढ़ाने में संभावनाओं की भविष्यवाणी करना। ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों ने किस सीमा तक विषय वस्तु संबंधी ज्ञान अर्जित किया, यह मापना। ऑप्शन डी, कि परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले परीक्षार्थियों में ज्ञान की वंचित शैक्षणिक गुणवत्ता बनाए रखना। उत्तर बताइएगा कि क्या सही होगा। क्वेश्चन को फिर से देखिएगा कि सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होगा, ये बताना है। ठीक है। आप सामाजिक विज्ञान में टीचर हैं तो उसका मुख्य आकलन क्या कर सकते हैं आप, ये बताना है। तो चलिए देखें, मुख्य आकलन का जो उद्देश्य है यह हो सकता है कि ऑप्शन नंबर ए सही करिएगा कि यह विश्वसनीय प्रतिपुष्टि मतलब जो फीडबैक उपलब्ध कराता हो और कराना किस सीमा तक शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति हुई है, मतलब कहाँ तक शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है, ये चीज़ उपलब्ध कराता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही करिएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 50 आपका है कि सामाजिक विज्ञान कक्षा में अन्योन्य क्रिया पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपागम सबसे उपयुक्त होगा। ऑप्शन ए है व्याख्यान और स्पष्टीकरण। ऑप्शन बी है वृत्त चित्र दिखाना। ऑप्शन सी है श्रुत लेखन एवं अभ्यास। ऑप्शन डी है लगातार जांच, यहाँ जांच रहेगा। ठीक है। उत्तर बताइएगा क्या होगा। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, क्या पूछा है कि सामाजिक विज्ञान कक्षा में अन्योन्य क्रिया पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए इसमें से कौन सा उपागम क्या होगा, उपयुक्त होगा। तो देखिए जब हम अन्योन्य क्रिया मतलब कि पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए करेंगे तो सबसे ज़्यादा हम जैसे वृत्त चित्र या डॉक्यूमेंट्रीज दिखाएंगे उन्हें, तो ऑप्शन नंबर बी को हम सही कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर हम पर्यावरण को बढ़ावा दे रहे हैं। तो यहाँ पर वृत्त चित्र दिखाना बहुत ज़रूरी हो जाता है ताकि बच्चे आसानी से सीख भी पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 51 आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक तर्करार से संबंधित है। ऑप्शन ए है संकल्पनाओं का तत्काल अनुप्रयोग एवं वाग विस्तार। ऑप्शन बी है चरणबद्ध प्रक्रिया एल्गोरिथ्म का वर्णन करना। ऑप्शन सी है समकक्ष व्यक्तियों का अनुकरण। ऑप्शन डी है कि शब्दों का जोर से उच्चारण करते हुए एक लेख लिखना। तो उत्तर बताइएगा क्या होगा। देखिए कौन सा मौखिक तर्कड़ा से संबंधित है। मौखिक तर्कड़ा मतलब जो मुंह से बोल के तर्कड़ा की जाती है उस तरीके का। तो मौखिक तर्कड़ा से संबंधित क्या हो सकता है आपको बताना है। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं मौखिक तर्कड़ा वाला जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा कि संकल्पनाओं का तत्काल अनुप्रयोग हुआ वाग विस्तार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन आपका है कि जनहित याचिका जिसे हम क्या कहते हैं पील द्वारा आई है। ऑप्शन ए है न्यायिक सक्रियता में गिरावट। बी है सरकारी कामकाज में बाधा। सी है न्याय मिलने में बढ़त। डी है न्याय मिलने में बाधा। तो ये जो आपका जनहित याचिका है वो किसके द्वारा आई है ये बताना है आपको। तो यहाँ पर हम इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी देख लेंगे। आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो देखिए यहाँ होता क्या है कि जो जनहित याचिका अपील के द्वारा न्याय मिलने में क्या ये बढ़त आई है। ठीक है।
जो जनहित याचिका होती है इसके द्वारा न्याय मिलने में क्या हुई है, बढ़त आई है। और जनता की भावना की रक्षा करने के लिए क्या किया गया था, इसे लागू किया गया था। और जो आपके पूर्व न्यायाधीश PN भगवती द्वारा इसका क्या किया गया था, प्रतिपादन किया गया था। ये याद रखिएगा, जो जनहित याचिका है वो न्याय मिलने में इससे क्या ये बढ़त आई है। और जनता की भावनाओं की रक्षा करने के लिए हम इसे क्या किया गया, लागू किया गया। और इसके जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश से कौन थे, PN भगवती, इन्हीं के द्वारा इसे क्या किया गया था, प्रतिपादन किया गया था। नेक्स्ट पर चलते हैं हम। देखिए क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, इसके बाद हम इसका जो ऑप्शन है दिखाएंगे, नीचे है, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है जो जीवन का अधिकार से संबंधित है, क्योंकि क्वेश्चन फिर से ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ऑप्शन हम आपको बाद में दिखाएंगे। देखिए शिक्षा का अधिकार मतलब जो आपका शिक्षा का अधिकार है किसमें है, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत है और एक मौलिक अधिकार है, ठीक है। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक क्या है, मौलिक अधिकार आपका है जो जीवन का अधिकार से संबंधित है। क्यों आपको बताना है, चलिए ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन ए है कि शिक्षा गरिमा में जीवन जीने में सहायता करती है। ऑप्शन बी है केवल शिक्षित व्यक्तियों का जीवन का अधिकार है। ऑप्शन सी है कि शिक्षा जीवन है। ऑप्शन डी है कि सभी व्यक्तियों को शिक्षा का अधिकार नहीं है। तो क्वेश्चन आपका क्या था, पॉजिटिव था, तो आंसर भी हमारा पॉजिटिव होगा। अब नहीं, यहाँ हट गया, शिक्षा जीवन है ऐसा तो हम कह नहीं सकते कि शिक्षा ही जीवन है। केवल हमारा नेगेटिव पॉइंट आ गया, ये हट गया। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो हमारा बिल्कुल सही होगा कि जो शिक्षा होता है वो गरिमा में जीवन जीने में क्या करता है, सहायता करता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही करिएगा आप सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आप सभी का जो जियोग्राफी का आपकी वीडियो है ना, वो भी हम अभी एक वीडियो हमने किया है, ऐसा है सौरमंडल, और सौरमंडल के बाद तब से भी कोई भी वीडियो नहीं आई, क्लास 6 का हुआ है। तो हम देखते हैं उसको, कल से आपको वो वीडियो सौरमंडल के बाद जो दूसरा चैप्टर आपका है उसको करवा देंगे। वो 2 बजे आपका वीडियो जो है वो अपलोड होगा, तो 2 बजे आप सभी देखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं हम अपने। क्वेश्चन हमारा है कि आदिवासियों को रंग बिरंगे कपड़े पहने, सिर पर मुकुट लगाए और नाचते गाते हुए एक रूढ़िबद्ध रूप में प्रदर्शित करने का परिणाम स्वरूप प्रायः, भाई ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कि संसार का ध्यान गरीब आदिवासियों की समस्याओं की ओर आकर्षित होता है। ऑप्शन बी है कि इस प्रकार के समूहों के प्रति भेदभाव होता है। ऑप्शन सी है कि आदिवासी संस्कृति को प्रोत्साहन मिलता है, यहाँ प्रोत्साहन बना लीजिएगा। ऑप्शन डी है कि भारतीय संस्कृति की विविधता प्रदर्शित होती है। अब जैसे क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, देखिएगा कि जो आदिवासी होते हैं वे रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं और सिर पे भी मुकुट लगाते हैं, नाचते हुए आते हैं, तो ये एक रूढ़िबद्धता के रूप में प्रदर्शित करने में क्या होगा। अगर आप रूढ़िबद्ध रूप से इसे प्रदर्शित करने में कर रहे हैं तो परिणाम स्वरूप प्रायः इसमें से क्या हो सकता है, ये बताना है। तो चलिए यहाँ पर हम उत्तर देख लेते हैं। देखिए अगर आप रूढ़िबद्ध रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि इस प्रकार से समूह के प्रति क्या होगा, आपका भेदभाव होगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन आपका है कि भारतीय संविधान द्वारा दिया गया ... नागरिकों को यह अनुमति देता है कि वे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। किसके द्वारा, भारतीय संविधान द्वारा। यदि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके मौलिक अधिकारों का सरकार द्वारा उल्लंघन हुआ है, तो ऑप्शन ए है कि जीवन का अधिकार, बी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, सी है शोषण के विरुद्ध अधिकार, डी है समानता का अधिकार। क्वेश्चन को पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा। पूछना क्या चाह रहा है कि भारतीय संविधान द्वारा दिया गया इसमें से कौन सा अधिकार है जो यहाँ पर भराएगा आपका, और नागरिकों को यह अनुमति देता है। इसमें से एक अधिकार है जो नागरिक को क्या करता है, अनुमति देता है कि वे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। तो इसमें से कौन सा अधिकार आपका होगा जो आपको ये अनुमति देता है कि आप उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, यदि आपको ये लगता है कि आपके मौलिक अधिकार का सरकार के द्वारा क्या हुआ है, उल्लंघन हुआ है। तो उत्तर बताइए अब। देखिए पहले क्वेश्चन को समझा करिए, तब उत्तर देंगे तो आपका उत्तर जो है वो सही होगा।
क्वेश्चन को पहले तोड़ मरोड़ कर इसको सरल बनाया करिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो सीटेट का क्वेश्चन होता है ना, वो इतना घुमा के देते हैं कि आंसर तो बहुत आसान होता है, हमें क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता है कि आखिर पूछना क्या चाह रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार होगा, ये हमें यह अनुमति देता है कि हम क्या है, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं अगर हमें ऐसा लगे कि हमारे मौलिक अधिकार का सरकार के द्वारा उल्लंघन किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी सही करिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन 56 आपका है कि सहयोगी अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को, ऑप्शन ए है, कक्षा में समरूपी योग्यता समूहों में विभाजित करना चाहिए, बी है कि प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत दत्त कार्य देना चाहिए, सी है कि सामूहिक परियोजना कार्य देना चाहिए, और डी आपका है कि वाद विवाद और चर्चाओं में विद्यार्थियों को शामिल करना चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सहयोगी अधिगम की प्रक्रिया को अगर आप बढ़ावा दे रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आप सहयोगी अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा दे रहे हैं तो आपको क्या करना है, सबसे ज़्यादा आप क्या करेंगे कि सामूहिक परियोजना कार्य देना चाहिए आपको। अगर आप सामूहिक बच्चों को समूह में बैठा के कार्य परियोजना करा रहे हैं तो ये सहयोगी अधिगम की प्रक्रिया को क्या करेगा, बढ़ावा देगा। जैसे आपने बच्चों की ग्रुपिंग कर दी, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, इस तरीके से, तो ये सहयोगी अधिगम होता है आपका। बच्चे एक दूसरे के सहयोग से क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही करिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं हम। क्वेश्चन 57 आपका है कि प्रारंभिक स्तर पर इतिहास शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी तरीका है। ऑप्शन ए है प्रश्न उत्तर पद्धति, ऑप्शन बी है कहानी कथन पद्धति, ऑप्शन सी है व्याख्यान पद्धति, ऑप्शन डी है चर्चा पद्धति। तो जो प्रारंभिक स्तर पर इतिहास शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी तरीका है वो कौन सी पद्धति आपकी है, आपको ये बताना है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो बिल्कुल सही होगा कि कहानी कथन पद्धति जो आपकी है वो प्रारंभिक स्तर पर इतिहास शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण और क्या है, प्रभावी तरीका आपका है। देखिए, अगर आप प्रारंभिक स्तर पर आप इतिहास को पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन ये है कि इतिहास को पढ़ा रहे हैं तो सबसे अच्छा तरीका आपका पढ़ाने का क्या होगा, प्रश्न उत्तर पद्धति करेंगे, बच्चा समझ ही नहीं पाएगा, व्याख्या करेंगे नहीं समझ पाएगा, उतना चर्चा करेंगे उतना नहीं समझ पाएगा, लेकिन आप कहानी के तौर पे उसे सिखाएंगे तो ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 58 है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 यह सुझाव देती है कि नागरिक शास्त्र की जगह राजनीति विज्ञान शब्दावली का प्रयोग किया जाए, क्योंकि ऑप्शन ए है राजनीति विज्ञान एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में वैश्विक रूप से स्वीकृत है, ऑप्शन बी है कि राजनीतिक विज्ञान राजनीतिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराएगा, ऑप्शन सी है कि नागरिक शास्त्र शब्दावली राज एरा में बनाई गई और जो आज्ञाकारी तथा ईमानदारी के साथ जुड़ी हुई है, ऑप्शन सी हो गया आपका, डी है कि राजनीतिक विज्ञान शिक्षा के उच्च स्तर पर पढ़ाया जाता है, अतः विद्यालय को उसके लिए आधार भूमि तैयार करनी चाहिए। अब देखिए, जो आपका एनसीएफ 2005 है इसके बारे में कह रहा है कि एनसीएफ 2005 क्या सुझाव देता है, नागरिक शास्त्र की जगह राजनीतिक विज्ञान की शब्दावली का प्रयोग किया जाए, क्यों। देखिए, जो हमारा एनसीएफ 2005 है वो कहता है हम नागरिक शास्त्र की जगह राजनीतिक विज्ञान की शब्दावली का प्रयोग करें। क्यों कहता है ये आपको बताना है। देखिए, एक आपका होता है एनईपी और एक होता है आपका एनसीएफ। तो एनसीएफ 2005 है, एनईपी आपका 2020 है। तो जो हमारा एनसीएफ 2005 है वो कहता है कि राजनीतिक विज्ञान एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में वैश्विक रूप से क्या है, स्वीकृत है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही होगा। ए को आप सभी सही करिएगा। ठीक है, कि राजनीतिक विज्ञान का एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में वैश्विक रूप से क्या है, स्वीकृत है। नेक्स्ट पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 59 आपका है कि सामाजिक समानता पढ़ाते हुए शिक्षण का सबसे उपयुक्त उपागम क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए है समुदायों से अनुयायियों को दृष्टांत देना जो बच्चे का सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश बनाते हैं। ऑप्शन बी है अस्पृश्यता के व्यवहार की विस्तार से व्याख्या करना। ऑप्शन सी है संकल्पना को व्याख्यायित करना जैसा पाठ्यपुस्तक में वर्णन किया गया है।
ऑप्शन डी है कि सामाजिक समानता से जुड़ी पाठ्य सामग्रियों की समीक्षा के लिए विद्यार्थी की परियोजना कार्य देना, विद्यार्थी को क्या परियोजना कार्य देना। तो उत्तर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ा करिए, तब आपको उत्तर समझ में आएगा। जो सामाजिक समानता है, अगर आप वो पढ़ा रहे हैं, सामाजिक समानता, आप एक टीचर हैं पढ़ा रहे हैं, तो शिक्षण का सबसे उपयुक्त उपागम क्या होगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आप सभी देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि समुदायों से अनुभव के दृष्टांत देना जो बच्चे का सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन आपका है समूह शिक्षण। अभी हमने बताया कि कुछ यहाँ पर बच्चों को इकट्ठा करना है, यहाँ ये हमारा क्या है, समूह शिक्षण है। 4-5 बच्चे यहाँ बैठ गए, 4-5 बच्चे यहाँ, 4-5 बच्चे यहाँ, यही हमारा समूह शिक्षण है। तो ऑप्शन में क्या दिया है कि संसाधनों, रुचि व विशेषज्ञता का इष्टतम उपयोग करने हेतु शिक्षकों के समूहों द्वारा शिक्षण है। ऑप्शन बी है शिक्षकों की अनुपलब्धता से निपटने का एक उपाय है। ऑप्शन सी है कि स्कूल में शिक्षकों के समूह के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन डी है विद्यार्थियों को उनकी योग्यता के अनुसार छोटे समूहों में बांटकर शिक्षण है। तो समूह शिक्षण क्या है, हमने अभी आपको बता ही दिया, आप उत्तर दे सकते हैं। देखिए, समूह शिक्षण जो हमारा होता है कि संसाधनों, रुचि व विशेषज्ञता का इष्टतम उपयोग करने हेतु शिक्षकों के समूह द्वारा शिक्षण है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो बिल्कुल सही होगा। थोड़ा सा हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, इसमें होता क्या है समूह शिक्षण में कि शिक्षकों का एक समूह साथ कार्य करते हुए संसाधन, रुचि, विशेषता का क्या करते हैं, अधिकतम प्रयोग करने के साथ साथ शिक्षण कौशल का मूल्यांकन करता है। तो ये आपके हो गए 60 क्वेश्चन। ये रहा आपका जनवरी 2012 का कंप्लीट, आपका खत्म हो चुका है। ठीक है, 29 जनवरी वाला, इसके पहले नवंबर का था। अब ये 2011 और 2012 के आपके जितने भी बार, देखिए एक साल में आपके लगभग 2 पेपर हुए हैं, किसी साल में 1 पेपर हुए हैं। तो 2011 में आपका 1 पेपर हुआ था, 2012 में आपका 2 बार सीटेट हुआ है। जैसे आप सभी को पता है कि 6-6 महीने पे आपका सीटेट होता रहता है। तो हम उस तरीके से क्लास को लेके चलेंगे जैसे कि आपका जिस साल में जितनी बार सीटेट हुआ है उतनी बार के पेपर को हम क्लियर कराएंगे। अब इसके बाद आपका कल से 2013 का, देखिए 2011, ये भाग 2, एक सेकेंड, अच्छा ये 26 जून वाला है। अगर ये हम नहीं कराए होंगे तो ये आपको करा देंगे। इसके पहले हमने 2011 कराया है। ठीक है, हम देख लेते हैं, अगर 26 जून का हमने नहीं कराया होगा आपको तो हम 26 जून वाला लेकर चलेंगे 2011, नहीं तो फिर बाद में हम आपको 2013 से स्टार्ट करेंगे। शायद ये हमने करा दिया है, अगर हम देख लेंगे, एक बार चेक कर लेंगे कि 26 जनवरी का अगर आपको नहीं हुआ है, सॉरी 26 जून वाला, तो इसको हम करा देंगे। और अगर हो गया होगा तो फिर हम 2013 पर चलेंगे सीधा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं प्लीज़ वीडियो को, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो बनाती हूँ आप तक ज़रूर पहुँचेगा और नोटिफिकेशन जाएगा। और जो बच्चे पुराने हैं वो हमें सपोर्ट करते हैं, और जो नए बच्चे हैं प्लीज़ आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।